Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with Political Science, Theory and Practice of Democracy, Unit number 1. So let's have a look at the syllabus first. Unit number 1 is Origins of Idea, Ancient Greece and India, Modern Developments, Procedural and Substantive Accounts, Contemporary Innovators. So basically this is our syllabus और इसके अंदर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसका ओरिजिन कहाँ पे था. Okay, before starting, subscribe to my channel. So now let's start. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है. आई नो गाइस कि आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है. स्टिल जिन लोगों को नहीं पता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल या लोगों का शासन. सिंपल शब्दों में डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं और उन्हें अपने बिहाफ पर डिसीजंस लेने के लिए पावर देते हैं. ये एक इंक्लूसिव सिस्टम है जिसमें सबको अपना ओपिनियन देने का हक होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़. बेसिकली ये डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कहाँ से ये डेमोक्रेसी सबसे पहले स्टार्ट हुई. सो इट वाज स्टार्टेड इन एंशिएंट ग्रीस विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब यहीं पे डेमोक्रेसी जो है सबसे पहले स्टार्ट हुई. एंशिएंट ग्रीस स्पेसिफिकली एथेंस को डेमोक्रेसी का जन्म स्थल कहा जाता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि ये डेमोक्रेसी आज की डेमोक्रेसी से अलग थी. सो हम देखते हैं कि एथेंस डेमोक्रेसी में क्या था. द टाइम पीरियड वाज अराउंड 5th सेंचुरी BCE. एथेंस में एक सिस्टम था जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि लोग डायरेक्टली डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते थे, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करता है, जहाँ पे हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं. लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, हम ही डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ये चीज वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो. इंडिया जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर सारे के सारे लोग आके डिसीजंस लेने लगेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री, राइट. जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, जहाँ पे लोग खुद आके डिसीजन मेकिंग करते हैं. अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता था. सिर्फ फ्री अडल्ट मेल्स को वोट करने का राइट था. नो वुमेन, नो स्लेव्स और नो आउटसाइडर्स. सिर्फ और सिर्फ जो मेल्स थे, आदमी लोग थे जो फ्री हैं, उन्हीं को राइट था. किसी भी स्लेव को भी नहीं था, वुमेन्स को भी नहीं था, और कोई आउटसाइडर अगर आ रहा है तो उसको भी कोई राइट नहीं दिया गया था. आज के पर्सपेक्टिव से ये अनफेयर लगता है, पर उस समय के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि ये पहली बार था जब कॉमन लोगों को पॉलिटिकल डिसीजंस में शामिल होने का मौका मिला. एथेंस में एक असेंबली होती थी जिसे एक्लेशिया कहते थे, जहां लोग इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन और वोटिंग करते थे. एक काउंसिल होती थी जो डे टू डे काम हैंडल करती थी और मेंबर्स को लॉटरी के थ्रू सिलेक्ट किया जाता था. सो नाउ लेट्स सी कि एंशिएंट इंडिया में अर्ली डेमोक्रेटिक आइडियाज क्या थे. एंशिएंट इंडिया में भी डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन उनका फॉर्म ग्रीस से अलग था. फर्स्ट, सभा और समिति. ऋग्वेदा जो एक एंशिएंट टेक्स्ट था, उसमें सभा और समिति का मेंशन है. ये दोनों ऐसे असेंबलीज थे जो लोकल गवर्नेंस के लिए काम करते थे. सभा एक स्मॉल काउंसिल थी जो डिसीजंस और डिस्कशंस में मदद करती थी. समिति एक लार्जर असेंबली थी जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे. सेकेंड इज रिपब्लिक्स. एंशिएंट इंडिया में कुछ रिपब्लिक्स कहते थे. इसका मतलब है कि उनका गवर्नेंस एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होता था, ना कि एक सिंगल किंग के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, वजी कॉन्फेडरेसी इन बिहार, जिसे लॉर्ड बुद्धा के समय का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक नेबरहुड कम्युनिटी है जिसमें सारे घर के हेड मिलकर डिसीजन करते हैं कि पार्क बनवाना है या नहीं. किसी एक का फैसला नहीं होता, सबका कलेक्टिव डिसीजन होता है. एंशिएंट इंडिया के रिपब्लिकन कुछ ऐसे ही काम करते थे. नाउ द थर्ड इज इंक्लूसिवनेस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. इंडियन डेमोक्रेसी का एक यूनिक एस्पेक्ट था कि ये स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज से जुड़े डिसीजंस पर फोकस करता था. लीडर्स को सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, एथिकल डिसीजंस भी लेने पड़ते थे. सो बेसिकली अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ग्रीस और इंडिया.
फर्स्ट एस्पेक्ट इज पार्टिसिपेशन। ग्रीस में सिर्फ मेल्स को पार्टिसिपेट करने का हक था। इंडिया में असेंबलीज में पार्टिसिपेट ज्यादा इंक्लूसिव था, पर ये मोस्टली एलीट ग्रुप्स तक लिमिटेड था। सेकेंड, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीस हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंडिया हैड अ मिक्स ऑफ असेंबलीज एंड रिपब्लिकन आइडियाज। थर्ड, फोकस। ग्रीस का फोकस पॉलिटिकल डिसीजंस पर ज्यादा था, इंडिया का फोकस एथिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस पर भी था। सो बेसिकली एंशियंट ग्रीस और इंडिया दोनों ने अपने अपने तरीके से डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखा, जहां ग्रीस ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मॉडल दिया और दूसरी तरफ इंडिया ने गवर्नेंस और मोरालिटी का एक बैलेंस दिखाया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न डेमोक्रेसी, द ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंशियंट डेमोक्रेसी जैसे एथेंस का सिस्टम डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। इसमें लोग खुद सारे डिसीजंस डायरेक्टली लेते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी और सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल प्रैक्टिकल नहीं रहा। तब आई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और सब अपनी प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल को इंडिविजुअली बताने चले जाएं। प्रिंसिपल के लिए इम्पॉसिबल होगा सबसे बात करना, इसीलिए एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाती है जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी का सिस्टम भी कुछ ऐसे ही है। हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ में काम करते हैं। सो द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ रेवोल्यूशंस। डेमोक्रेसी की तरफ मूव होने में कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस का रोल रहा था। सो फर्स्ट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776। अमेरिका ने मोनार्की को रिजेक्ट करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। इसका मोटो था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। द सेकेंड रेवोल्यूशन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फ्रांस में मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे ही है जैसे एक क्लासरूम में अगर एक स्टूडेंट ग्रुप लीडर अपने पावर का मिसयूज करे तो बाकी स्टूडेंट्स उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक फेयर सिस्टम की डिमांड करते हैं। रेवोल्यूशंस ने भी सोसाइटीज को अनफेयर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। थर्ड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th to 19th सेंचुरी। जब इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी और लोग सिटीज में माइग्रेट करने लगे तो सोसाइटीज ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई, एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ी और लोग अपने राइट्स के लिए डिमांड करने लगे। डेमोक्रेसी एक नीड बन गई क्योंकि लोग अनइक्वल सिस्टम्स जैसे किंग्स और लॉर्ड्स का रूल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक फैक्ट्री वर्कर जो पूरा दिन काम करता है लेकिन उसके पास अपने बेसिक राइट्स नहीं है। वो अपने लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस और रिप्रेजेंटेशंस की डिमांड करेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ऐसे ही चेंजेस आए जो डेमोक्रेसी के राइज का रीजन बने। सो नाउ, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो सबको इक्वली ट्रीट करने के रूल्स बनाती है। इसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और लोगों के क्या राइट्स हैं। सेकेंड, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एंशियंट डेमोक्रेसी में हर किसी को वोट करने का राइट नहीं था, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मेल हो या फीमेल, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी मॉडर्न डेमोक्रेटिक मॉडल्स। फर्स्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है जो पूरा एग्जीक्यूटिव पावर हैंडल करता है। सेकेंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया। यहाँ लोग एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करते हैं और उन्हीं एमपीज के ग्रुप से एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं? फर्स्ट इज करप्शन। कुछ लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। सेकेंड, इनइक्वालिटी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी डिस्पैरिटीज होती है। थर्ड, वोटर अपैथी। कुछ लोग वोट करने नहीं जाते जो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को वीक करता है। सो बेसिकली डेमोक्रेसी को समझने के दो प्राइमरी अप्रोचेस हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी।
प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फोकस प्रोसेस और रूल्स पर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं और बेसिक लॉज फॉलो हो रहे हैं, तो सिस्टम को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। इसके की फीचर्स क्या है? फर्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लीडर्स को चुनने के लिए इलेक्शंस होना जरूरी है। सेकेंड, मेजॉरिटी रूल। जो ज्यादा वोट्स लेते हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। रूल ऑफ लॉ। हर सिटीजन को सेम लॉज के अंडर ट्रीट किया जाता है। सो बेसिकली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। इलेक्शंस होते हैं, सबको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं और जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वो इलेक्ट किया जाता है। सो यही है कि प्रोसेस को एक अच्छे से जो है फॉलो किया जा रहा है। सो इसके स्ट्रेंथ देखते हैं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, gives the people to choose their leaders. वीकनेसेस क्या क्या है? सिर्फ रूल्स फॉलो करने से जरूरी नहीं है कि लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन जो लीडर्स जीत रहे हैं वो करप्शन में इंडल्ज हो रहे हैं, तो सिस्टम प्रोसीजरल तो है, मतलब कि सिस्टम प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन सब्सटैंटिव नहीं, मतलब कि आउटकम्स नहीं आ रहे हैं। अब हम समझते हैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का फोकस आउटकम्स और इम्पैक्ट पर होता है। यहाँ देखा जाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लोगों के रियल नीड्स को फुलफिल किया जाता है। की फीचर्स क्या है? इक्वालिटी। सब लोगों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हर सिटीजन के साथ फेयर ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप का हो या मेजॉरिटी का। लोगों की बेसिक जरूरत जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा जाता है। अब हम समझते हैं प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज फोकस। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फोकस होता है कि प्रोसेस ठीक से फॉलो हो रहा है और जो भी रूल्स है वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोटिंग प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। वोटिंग प्रोसेस जो है ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में आती है। सेकेंड है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। आउटकम्स पे फोकस होता है, रियल इम्पैक्ट सोसाइटी में दिख रहा है या नहीं उस चीज पे फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स वर्क फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। वीकनेसेस क्या है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में इग्नोर रियल इश्यूज ऑफ सिटीजन्स, जहां की सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इसमें आउटकम्स को एक्यूरेटली मेजर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये दोनों क्यों जरूरी है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि रूल्स और सिस्टम्स प्लेस पे है, जो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इंश्योर कि लोगों की लाइव्स में रियल चेंजेस आए। सो नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज करप्शन। इलेक्शंस हो जाते हैं, मतलब कि प्रोसेस जो है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से हो जाती है, लेकिन लीडर्स काम नहीं करते, मतलब कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। सेकेंड चैलेंज इज इनइक्वालिटी। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में रूल्स सबके लिए सेम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक, व्हिच इज कंटेम्परेरी इनोवेटर्स। कंटेम्परेरी इनोवेटर्स कौन होते हैं? कंटेम्परेरी इनोवेटर्स वो इंडिविजुअल्स, थिंकर्स और मूवमेंट्स हैं जो मॉडर्न चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए डेमोक्रेसी के नए मॉडल्स डेवलप करते हैं। इनका फोकस सिर्फ इलेक्शंस और गवर्नेंस पर नहीं, बल्कि लोगों की पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट पर होता है। What are the key contributions by contemporary innovators? First is पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फोकस है लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर, सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं। ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी एक्टिवली शामिल हो। इसका इनोवेटर कैरोल पैटमैन था। कैरोल पैटमैन ने अपनी बुक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी में आर्ग्यू किया कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब लोग सिर्फ वोटर्स ना बनकर रहें, बल्कि गवर्नेंस में एक्टिव रोल ले। सेकेंड इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फोकस है डिसीजंस और डिबेट्स पर। इस अप्रोच में माना जाता है कि लोगों को सारे व्यू पॉइंट समझने का चांस मिलना चाहिए
और डिसीजंस लॉजिकल डिस्कशंस के बाद लिए जाने चाहिए। इसका इनोवेटर है जर्गन हैब्रेमस। हैब्रेमस ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट किया। उनका कहना था कि पब्लिक डिस्कशंस और रीजनिंग डेमोक्रेसी को ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक नेबरहुड कमेटी का डिसीजन है कि पार्क बनेगा या नहीं। अगर बस वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाए तो शायद माइनॉरिटी का ओपिनियन इग्नोर हो जाए, लेकिन अगर एक ओपन डिस्कशन हो तो सब अपनी बात रख सकते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आया जा सकता है। थर्ड इज डिजिटल डेमोक्रेसी। टेक्नोलॉजी का यूज डेमोक्रेसी को और एक्सेसिबल बनाता है। डिजिटल टूल्स के थ्रू लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और गवर्नेंस के प्रोसेसेस में एक्टिवली शामिल हो सकते हैं। इनोवेटर कौन थे इसके? बैथ साइमन नोवेक। नोवेक ने डिजिटल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो अगर एक ऐप हो जिसमें लोकल इश्यूज के लिए प्रपोजल्स और सॉल्यूशंस दिए जा सके और सिटीजन्स उन पर वोट करे। ये गवर्नेंस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी बना सकता है। नाउ द फोर्थ इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का फोकस लोकल लेवल्स पर लोगों की एम्पावरमेंट पर होता है। इसका एम है कि डिसीजन सिर्फ नेशनल लेवल पर ना लिए जाएं, बल्कि लोकल कम्युनिटीज की नीड्स को भी प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके इनोवेटर थे महात्मा गांधी। गांधी जी का आइडिया था कि रियल डेमोक्रेसी तभी आएगी जब पावर बॉटम अप अप्रोच से आए, यानी लोग अपने लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एम्पावर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें विलेजेस अपनी लोकल मैटर्स डिसाइड करते हैं। नाउ, व्हाई आर कंटेम्पररी इनोवेटर्स इम्पोर्टेंट? फर्स्ट इज अडेप्शन टू मॉडर्न चैलेंजेस। जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डेमोक्रेसी को नए इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट कोप करना जरूरी है। कंटेम्पररी इनोवेटर्स नए टूल्स और मॉडल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो इन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। सेकेंड इज इंक्लूसिविटी। कंटेम्पररी आइडियाज इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी इक्वल वॉइस मिले। थर्ड, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। इन मॉडल्स के थ्रू लोगों को सिर्फ गवर्नेंस का पार्ट बनाया जाता है, उन्हें पैसिव फॉलोअर्स नहीं रखा जाता। अब देखते हैं इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एक्सेस। डिजिटल डेमोक्रेसी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होती, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जहां टेक्नोलॉजी का रीच लिमिटेड है। सेकेंड, रेजिस्टेंट टू चेंज। ट्रेडिशनल सिस्टम्स के लीडर्स और स्टेक होल्डर्स नए मॉडल्स को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी। पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटिव प्रोसेसेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। सो नाउ कंक्लूजन। सो बेसिकली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एंशियंट ग्रीस और इंडिया से स्टार्ट हुआ, जहां लोग डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। मॉडर्न टाइम्स में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बदल गया, जिसमें लोग अपने आइडियाज को इलेक्ट करते थे। डेमोक्रेसी को समझने के दो अप्रोचेस हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी फोकस सिर्फ प्रोसेसेस पर होता है, जैसे फ्री इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ, जहां की सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी फोकस आउटकम्स पर होता है, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और सिटीजन वेलफेयर। कंटेम्पररी इनोवेटर्स नए आइडियाज लेकर के आए। फर्स्ट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लोग सिर्फ वोटर्स नहीं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डिसीजंस, डिस्कशंस और रीजनिंग के थ्रू होते हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी का यूज करके सिटीजन्स इंगेज किए जाते हैं। ये सब माइलस्टोन्स और इनोवेशंस डेमोक्रेसी को ज्यादा इंक्लूसिव और मॉडर्न बनाते हैं। सो आई होप आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much for watching, and please guys subscribe to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with
Political Science Theory and Practice of Democracy, Unit number 2. So first, have a look at the syllabus displayed on the screen. So basically, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अब. सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की. अब ये सुनने में लग रहा होगा ये क्या होता है. चलो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं. लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चुनते हैं जो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं. मतलब हम खुद से डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लेते बल्कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं जो हमारे लिए गवर्नमेंट में काम करते हैं और लॉज बनाते हैं. अब लिबरल पार्ट का मतलब है कि ये सिस्टम लोगों की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है. इसमें सभी को अपने ओपिनियंस रखने की आज़ादी होती है और सबको बराबर के अधिकार दिए जाते हैं. इसमें इंडिविजुअल राइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्राइवेसी. तो इस सिस्टम में हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक मिलता है जब तक उसका काम दूसरे की फ्रीडम को अफेक्ट ना करे. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो कि हमारे शहर में एक इलेक्शन हो रहा है तो हम सब अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा. ये कैंडिडेट हमारी तरफ से हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर कैंडिडेट जीत जाता है तो वो गवर्नमेंट में जाके हमारे लिए डिसीजंस करेगा. जैसे अगर कोई लॉ बनाना है या कोई नई स्कीम चलानी है तो ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए ये डिसीजंस लेगा. हम खुद से डायरेक्टली इन डिसीजंस को नहीं लेते. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सबके लिए एक इक्वल चांस होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का. सभी को वोट देने का राइट होता है चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर से हो. ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि सबको अपनी वॉइस सुनने का मौका मिले. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स. तो इसका फर्स्ट फीचर है रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल. हम डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लेते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर भेजते हैं. सेकेंड फीचर इज फ्रीडम एंड राइट्स. ये सिस्टम लोगों को अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स देने पे फोकस करता है. थर्ड, इक्वालिटी. हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलते हैं चाहे वो कहीं से भी हो या उसकी कास्ट कुछ भी हो. फोर्थ, इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम इम्प्रूव करना है. हम यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लेते लेकिन अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर भेजते हैं जो गवर्नमेंट में जाके ये इशू उठाता है और सोल्यूशन निकालता है. तो इस तरह से लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी बिहाफ पे काम करते हैं और हमारी फ्रीडम्स और राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये था लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. अब बात करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में. इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के डिसीजंस बनाने में भी उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है. इसमें लोग सिर्फ इलेक्शंस में वोट नहीं करते बल्कि उन्हें और चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जैसे कम्युनिटी मीटिंग्स, प्रोटेस्ट, डिस्कशंस और पॉलिसी बनाने में. यानी कि ये डेमोक्रेसी ज़्यादा इंगेज्ड है. सब लोग अपने आइडियाज़ रखते हैं, डिसीजंस करते हैं और डिस्कशंस करने में अपना हिस्सा डालते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो कि हमारे शहर में एक इम्पॉर्टेंट इशू है जैसे क्लीन वाटर सप्लाई का. इस इशू को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक लीडर या रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं छोड़ा जाता. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हम सबको मिलकर डिसीजन लेना होता है. इसका मतलब है कि लोकल लेवल पे लोग एक साथ आते हैं, डिस्कशंस करते हैं और आइडियाज़ शेयर करते हैं कि कैसे हम वाटर सप्लाई इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी मीटिंग हो सकती है जिसमें हर किसी को अपने आइडियाज़ देने का चांस मिलेगा, चाहे वो स्कूल टीचर हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो. सब अपने सजेशंस देंगे और सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है.
इसमें लोगों का रोल काफ़ी एक्टिव होता है। ये सिस्टम उन्हें सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें डिसीजंस लेने में भी शामिल करता है। और ये काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि सब लोग अपने आइडियाज़ और सॉल्यूशंस रखते हैं, तो एक बेटर और मोर बैलेंस्ड डिसीजन निकलता है जो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। सो नाउ लेट्स सी कि इसके की फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं होती, लोग एक्टिवली डिसीजंस में शामिल होते हैं। सेकेंड, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। लोकल लेवल पर डिस्कशंस और डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि कम्युनिटी मीटिंग्स। थर्ड, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। हर एक व्यक्ति को अपने आइडियाज़ रखने का इक्वल चांस मिलता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। फोर्थ, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब सब लोग अपने थॉट शेयर करते हैं तो डिसीजन ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक विलेज में रोड कंस्ट्रक्शन का प्लान बन रहा है। इस केस में विलेज से सभी लोग मिलकर डिसीजन करते हैं कि किस तरह का रोड बनना चाहिए, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जाए और किस रूट को चूज किया जाए। ये सिर्फ लोकल लीडर या पॉलिटिशियंस का डिसीजन नहीं होता, बल्कि हर किसी का इनपुट होता है। ये सिस्टम लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। मतलब ये सिर्फ इलेक्शंस के वक्त काम नहीं करता, बल्कि हर वक्त लोग अपनी वॉइसेस सुनवाते हैं और डिसीजंस में शामिल होते हैं। तो ये था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सो नाउ लेट्स मूव टू डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसका आइडिया काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में लोगों को डिसीजंस लेने से पहले अच्छे से सोचने और डिस्कस करने का वक्त मिलता है। मतलब ये डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग या पार्टिसिपेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें लोग डिसीजंस लेने से पहले डेलिब्रेट करते हैं। डेलिब्रेट का मतलब है कि हम अच्छे से सोच विचार करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस डेमोक्रेसी का मेन फोकस है सच्चे और थॉटफुल डिस्कशंस। जब लोग किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो सभी प्रोज और कॉन्स को समझते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। ये सिस्टम सिर्फ लोगों की ओपिनियंस को ही नहीं सुनता, बल्कि उन्हें अच्छे से सोचने और रैशनल डिसीजंस करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जैसे स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स। इस इशू पर डिस्कशन लेने से पहले डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के तहत हम सब एक ओपन डिस्कशन रखते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने आइडियाज़, कंसर्न्स और सजेशन शेयर करते हैं। मान लो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इवन एजुकेशन एक्सपर्ट्स मिलकर इस डिसीजन में पार्ट लेते हैं। सब लोग अपने ओपिनियंस देंगे, लेकिन सिर्फ अपनी पर्सनल फीलिंग्स या बायसेस नहीं, बल्कि फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। जैसे एक टीचर कह सकता है कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, और एक पेरेंट कह सकता है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा होमवर्क देना स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। फिर ये सब लोग अपने पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले हर पर्सपेक्टिव को कंसिडर करेंगे। सो नाउ लेट्स सी की फीचर्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। फर्स्ट, रीजन डिस्कशंस। ये डेमोक्रेसी डिस्कशंस पर बेस्ड है, जहां लोग अपने आइडियाज और कंसर्न्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस लिया जाता है वो पूरे सोच विचार के बाद हो। थर्ड, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। सभी लोग, चाहे उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो, अपने पॉइंट्स रखते हैं और सुनते हैं। फोर्थ, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। ये सिस्टम हर ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो अलग हो, और उस पर अच्छे से डिबेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में है। इस पॉलिसी के इम्पैक्ट को समझने के लिए गवर्नमेंट एक पब्लिक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें एक्सपर्ट्स, कॉमन सिटीजन्स और पॉलिसी मेकर मिलकर बात करते हैं। इस डिस्कशन में हर कोई अपनी ओपिनियन देता है और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी में क्या चेंजेस होने चाहिए, ताकि वो हर एक के लिए बेनिफिशियल हो। सो बेसिकली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का प्रोसेस होता है, फर्स्ट, डिस्कशन एंड डिबेट। सभी लोग अपने ओपिनियंस डिस्कस करते हैं। सेकंड, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट दिया जाता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की जाती है।
थर्ड, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जब सब डिसीजंस हो जाते हैं तब एक इन्फॉर्म्ड और रीजन डिस्कशन लिया जाता है। ये सिस्टम लोगों को सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेने देता, बल्कि उन्हें रैशनली और फैक्ट्स के साथ सोचने का मौका देता है। ये था डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। नाउ कंक्लूजन। डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है लोगों की पार्टिसिपेशन और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन। लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। ये सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें सबको बराबर का हक मिलता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोग सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं होते, उन्हें एक्टिवली डिसीजंस में शामिल होने का मौका मिलता है। लोकल लेवल पे डिस्कशंस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इक्वल पार्टिसिपेशन इस डेमोक्रेसी की मेन फीचर है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने से पहले लोग अच्छे से सोच विचार करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। ये इंश्योर करता है कि डिसीजंस इन्फॉर्म्ड और लॉजिकल हो, जिसमें सभी पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी मॉडल्स में डेमोक्रेसी का पर्पस एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लोगों की वॉइस सुनी जाए, उनकी फ्रीडम और राइट्स का रिस्पेक्ट हो और डिसीजंस उनके बेटरमेंट के लिए लिए जाएं। दिस वाज यूनिट नंबर 2। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will start with unit number 3 of Theory and Practice of Democracy, Political Science. First, have a look at the syllabus displayed on the screen. Unit number 3, Institutions. First is Constitutionalism. इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि Constitutionalism क्या होता है and all. Second is Legislature and Legislation, then Political Parties, Media and the Civil Society. ये सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आई नो आप सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो अच्छे से पता ही होगा, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम के लिए बेसिक रूल्स, प्रिंसिपल्स और लॉज दिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है जो एक देश को चलाने का तरीका डिफाइन करता है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें सारे के सारे रूल्स लिखे गए हैं जिस हिसाब से हमारी कंट्री को जो है रन करना है, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें गवर्नमेंट को अपनी पावर्स यूज करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। इसका मेन फोकस ये है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना करे और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। लेट्स सी की आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फर्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाता है। गवर्नमेंट को सिर्फ वही पावर्स दिए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना करे। सेकेंड, प्रोटेक्शन और फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट को इन राइट्स को वायलेट करने का कोई हक नहीं होता। थर्ड, सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अगर किसी भी लॉ या एक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जाए तो उसे लीगली चैलेंज किया जा सकता है और वो इनवैलिड हो सकता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और उसको कोई भी इंडिविजुअल जो है, चाहे वो कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो, वो उसको वायलेट करता है अगर,
तो उसको जो है उसके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे आकर कोई भी अपनी पावर नहीं दिखा सकता है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, उस पोस्ट पे हूँ, तो जो है अगर मैंने कुछ भी कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कोई पावर सबसे ऊपर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हैंडल करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबको हैंडल करेगा कि किस तरह से वर्क करना है। तो सो द फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो या आम सिटीजन्स। लॉ सब पर बराबर तरीके से लागू होता है और कोई भी उससे ऊपर नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। फिफ्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कोर्ट्स को अपने काम में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को चैलेंज कर सके और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो फिर जो डिसीजंस आएंगे वो बायस्ड होंगे। मतलब कि हो सकता है कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव पावर के फेवर में हो या लेजिस्लेचर विंग के फेवर में हो, तो जो फाइनल डिसीजंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे और जो है जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही नहीं है, वो इधर उधर किसी भी तरफ से जो है किसी के भी फेवर में आए जा रही है, किसी के भी बहकावे में, तो फिर जो फाइनल डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट। और जो मेन काम है जुडिशरी का, जस्टिस प्रोवाइड करना, वो काम वो नहीं कर पाएगी। इट विल बी अनसक्सेसफुल इन इट्स वर्क। सो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो एक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये लिखा गया है कि हर सिटीजन को अपनी बात कहने का हक है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने किसी सिटीजन को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से रोका तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी दी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इलेक्शन के दौरान एक पॉलिटिशियन अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ इलीगल काम कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाता है तो उस पॉलिटिशियन को उसके एक्शंस के लिए जवाब देना पड़ेगा। जुडिशरी उसे उसके एक्शंस के लिए लीगल तरीके से अकाउंटेबल करेगी। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपनी पावर्स यूज करने की इजाज़त होती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। फोर्थ, रूल ऑफ लॉ, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और लॉ सब पर बराबर होता है। एंड द लास्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट्स को फ्री होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक कर सके और राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन। सो अब हम बात करेंगे लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेशन के बारे में, जो पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहां लॉज बनाए जाते हैं। मतलब ये एक बॉडी है जो डिसीजंस लेती है और नए लॉज बनाने का काम करती है। हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा आर द टू मेन हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन का मेन काम है कि वो गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाए जो कि पब्लिक के लिए फायदेमंद हो। ये बॉडी इलेक्टेड मेंबर्स का ग्रुप होता है जो इलेक्शंस के थ्रू वोट करते हैं और नए लॉज को पास करते हैं। सो नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। फर्स्ट, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें सिर्फ एक हाउस या एक चेंबर होता है। मान लो एक कंट्री में सिर्फ एक बॉडी है जो लॉज बनाती है, इसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकेंड, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें दो हाउसेस होते हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस, दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। ये सिस्टम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉज बनाना। जब लेजिस्लेचर किसी इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कशन करता है और नए रूल्स या लॉज डिसाइड करता है तो उसे लेजिस्लेशन कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रैफिक रूल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तो लेजिस्लेशन इस बारे में डिस्कशन करेगा और नए लॉज पास करेगा, जैसे स्पीड लिमिट्स को फिक्स करना, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पनिशमेंट डिसाइड करना, एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये लेजिस्लेशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है, अब हम ये देखते हैं। लेजिस्लेशन का प्रोसेस थोड़ा डिटेल होता है और कुछ स्टेप से गुजरता है। फर्स्ट इज प्रपोजल ऑफ लॉ, बिल। सबसे पहले एक बिल प्रपोज किया जाता है। बिल एक ड्राफ्ट होता है जो किसी नए लॉ का ड्राफ्ट वर्जन होता है। ये बिल एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा प्रपोज किया जाता है। सेकंड, डिबेट एंड डिस्कशंस। जब बिल प्रपोज हो जाता है तब लेजिस्लेचर के मेंबर्स उस पर डिस्कशन करते हैं। इस स्टेज पर मेंबर्स अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स शेयर करते हैं और बिल को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, वोटिंग। जब सब डिस्कशंस हो जाता है तो मेंबर्स वोट करते हैं कि बिल को पास किया जाए या नहीं। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स बिल के फेवर में वोट करते हैं तो बिल नेक्स्ट स्टेज के लिए चला जाता है। फोर्थ, अप्रूवल फ्रॉम द अदर हाउस। अगर लेजिस्लेचर बाय कैमरल है तो बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है, जहां वहां के मेंबर्स भी उस पर डिस्कशंस करते हैं और वोट करते हैं। फिफ्थ, फाइनल अप्रूवल। जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव कर लेता है तो वो लॉ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में क्राइम बढ़ गया है और गवर्नमेंट को लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए ताकि क्राइम रोका जा सके, तो लेजिस्लेचर में एक बिल प्रपोज किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स दिए जाएंगे। फिर इस बिल पर डिस्कशन होता है और मेंबर्स उसको मॉडिफाई करते हैं। जब सब मेंबर्स एग्री कर लेते हैं तो बिल वोट के लिए जाता है। अगर सब मेंबर्स वोट करते हैं कि ये लॉ होना चाहिए तो ये बिल नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाता है और फाइनल अप्रूवल के बाद ये लॉ बन जाता है। नाउ, की फीचर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। फर्स्ट, लॉ मेकिंग पावर। लेजिस्लेचर का प्राइमरी रोल होता है लॉज बनाने का जो सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं। सेकेंड, डिबेट एंड डिस्कशंस। लॉज बनाने से पहले मेंबर्स उस पर डिस्कस करते हैं और हर एंगल को समझते हैं। थर्ड, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के जरिए, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी तरफ से लॉज बनाते हैं। फोर्थ, अप्रूवल प्रोसेस। बिल को फाइनल लॉ बनने से पहले अप्रूवल के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फिफ्थ, चेक्स एंड बैलेंसेस। डिफरेंट हाउसेस और एग्जीक्यूटिव बॉडीज का चेक होता है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि पॉल्यूशन रोकने के लिए एक लॉ बनाना ज़रूरी है जो व्हीकल्स के एमिशन को कंट्रोल करे। लेजिस्लेचर में एक बिल पास किया जाता है जो कहता है कि कार्स और बाइक्स को एमिशन टेस्ट से गुजरना होगा। इस बिल पर सब मेंबर्स डिबेट करते हैं और फिर वोटिंग के बाद वो लॉ बन जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक ही आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर काम करती है और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन गोल होता है कि वो गवर्नमेंट में पावर हासिल करे और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे। यानी ये पार्टीज अपने आइडियाज़ के लिए वोट मांगती है ताकि वो अपने विजन को देश के लिए रियलिटी बना सके। जैसे इंडिया में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है। हर पार्टी का एक अपना विजन, मैनिफेस्टो और एजेंडा होता है जिसमें वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है और उसके रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जब एक पार्टी जीतकर गवर्नमेंट में आती है तो वो अपने सपोर्टर्स की तरफ से डिसीजंस लेती है और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। सेकंड, इलेक्शन पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं
जो लोगों से वोट मांगते हैं। अगर पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो और एजेंडा के बेसिस पर पॉलिसीज बनाती हैं। ये पॉलिसीज पब्लिक के लिए होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। फोर्थ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो उसके पास गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट होता है। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के बाद अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। अगर वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती तो लोग अगले इलेक्शन में उनसे अपना वोट वापस ले सकते हैं। नाउ ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज काम करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जो इलेक्शंस में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, पार्टी आइडियोलॉजी। हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे बीजेपी का फोकस हिंदुइज्म और नेशनलिज्म पर है और कांग्रेस का फोकस सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर होता है। ये आइडियोलॉजी पार्टीज को डिस्टिंक्ट बनाती है और वोटर्स को उनके एजेंडा को समझने में मदद करती है। सेकंड, इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में भेजते हैं। ये कैंडिडेट्स वोटर्स से वोट मांगते हैं, अपने आइडियाज़ और प्लान्स को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को आपके शहर में वोट देना है तो वो आपको अपने विजन के बारे में बताएंगे। थर्ड, मैनिफेस्टो। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो अपने प्लान्स और प्रॉमिसेस को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम आपको 5 साल में 10,000 जॉब्स देंगे या हम एजुकेशन को फ्री करेंगे। ये मैनिफेस्टो वोटर्स को बताता है कि अगर पार्टी जीत कर आती है तो वो क्या करेगी। फोर्थ, फॉर्मिंग गवर्नमेंट। जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस जीत जाती है तो वो अपने कैंडिडेट्स को इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर रखती है और गवर्नमेंट बनाती है। अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो वो अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिफ्थ, ओपोजिशन रोल। जब एक पार्टी जीत कर गवर्नमेंट बनाती है तो दूसरी पार्टीज ओपोजिशन के रूप में काम करती है। ओपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को चेक करना और उनके डिसीजंस पर डिबेट करना ताकि सही फैसले हो सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक शहर में इलेक्शंस हो रहे हैं। पार्टी ए के पास एक मैनिफेस्टो है जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। पार्टी बी का मैनिफेस्टो थोड़ा अलग है। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे। अब वोटर्स को अपने नीड्स के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सी पार्टी उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। अगर पार्टी ए जीत जाती है तो वो अपने मैनिफेस्टो के बेसिस पर काम करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये पार्टीज पूरे देश में अपना प्रेजेंस रखती है और इलेक्शंस में कंट्री के डिफरेंट रीजन से कॉन्टेस्ट करती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा। सेकेंड, रीजनल पार्टीज। ये पार्टीज सिर्फ एक स्टेट या रीजन तक ही लिमिटेड होती है। इनका फोकस उन पर्टिकुलर एरियाज के इश्यूज पर होता है, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र या टीएमसी वेस्ट बंगाल। थर्ड, सिंगल इशू पार्टीज। ये पार्टीज एक स्पेसिफिक इशू पर फोकस्ड होती है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनिमल राइट्स एक्सेट्रा। इन पार्टीज के की फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, आइडियोलॉजी बेस्ड। हर पार्टी का अपना एक बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी होता है। सेकेंड, इलेक्शन पार्टिसिपेशन। पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स के थ्रू। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपने इश्यूज और नीड्स के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। फोर्थ, पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट बनने के बाद पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से पॉलिसीज बनाती हैं। ये था पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। अब हम बात करेंगे मीडिया और सिविल सोसाइटी के बारे में, जो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडिया की। मीडिया क्या होता है?
मीडिया का मतलब है वो सब चीज़ें जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, जैसे न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। मीडिया का रोल होता है कि वो सोसाइटी को न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये न्यूज़ किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकती है, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया का काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं, बल्कि लोगों को अवेयर करना भी है, ताकि वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझ सके। तो अब हम देखते हैं कि मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। मीडिया हम तक जो भी न्यूज़ है उसे पहुंचाता है, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, किसी सोशल इशू पर बात हो या इकोनॉमी के बारे में हो। मीडिया हमेशा हमें लेटेस्ट अपडेट्स देता है। सेकेंड, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। मीडिया गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस को पब्लिक के सामने लाता है। अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई गलत काम किया है तो मीडिया उसे एक्सपोज करता है ताकि वो अकाउंटेबल हो सके। जैसे अगर कोई मिनिस्टर करप्ट है, मीडिया उसे हाईलाइट करता है ताकि पब्लिक अवेयर हो। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। लोगों को अपनी बात रखने का हक मिलता है और मीडिया उसे एम्पलीफाई करता है। अगर किसी टॉपिक पर पब्लिक ओपिनियन हो तो मीडिया उसे डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म देता है। फोर्थ, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। मीडिया लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मीडिया किसी इशू पर ज़्यादा फोकस करे तो लोग उस पर ज़्यादा सोचने लगते हैं। जैसे अगर मीडिया किसी सोशल इशू को हाईलाइट करता है, जैसे वुमेन्स राइट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो लोग उस इशू को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। फिफ्थ, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। मीडिया डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये इलेक्शंस के टाइम पे लोगों को कैंडिडेट्स के बारे में बताता है, उनके मैनिफेस्टो को डिस्कस करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो कैसे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इलेक्शन हो रहा है, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू दिखाता है, उनके मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन करता है और पब्लिक को उनके प्लान्स के बारे में बताता है। इससे वोटर्स को अपने डिसीजन लेने में मदद मिलती है। अगर मीडिया कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन, तो वोटर्स अपने वोट्स उसी डायरेक्शन में देंगे। नाउ लेट्स सी कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। सिविल सोसाइटी का मतलब है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो गवर्नमेंट और मार्केट से अलग होते हैं लेकिन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिविल सोसाइटी में एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स, एक्टिविस्ट, सोशल मूवमेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स शामिल होते हैं जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सिविल सोसाइटी का काम होता है सोसाइटी में चेंजेस लाना, अवेयरनेस स्प्रेड करना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। बट सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। फर्स्ट, एडवोकेसी फॉर राइट्स। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के राइट्स के लिए काम करते हैं। जैसे अगर किसी कम्युनिटी को इनजस्टिस हो रहा है तो एनजीओज उनके राइट्स के लिए वॉइस उठाते हैं और उनको गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, मोबिलाइजेशन पब्लिक ओपिनियन। सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। जैसे अगर किसी एनवायरमेंटल इशू पर कैंपेन हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसे प्रमोट करती है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है। थर्ड, चेक ऑन गवर्नमेंट पावर। सिविल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस पर नज़र रखे। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो सिविल सोसाइटी उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाती है और पब्लिक को अलर्ट करती है। फोर्थ, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सिविल सोसाइटी का काम सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। जैसे अगर एक कम्युनिटी को बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे तो सिविल सोसाइटी उनके लिए कैंपेन्स चलाती है ताकि वो राइट्स मिल सकें। फिफ्थ, क्रिएटिंग अवेयरनेस। सिविल सोसाइटी लोगों को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है। ये अवेयरनेस कैंपेन्स इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक विलेज में कोई इशू चल रहा है, जैसे क्लीन वाटर की कमी। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओज और लोकल एक्टिविस्ट इस इशू को हाईलाइट करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं और गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए प्रेशर डालते हैं।
इस तरह से सिविल सोसाइटी लोगों को यूनाइट करते हुए इश्यूज को सॉल्व करने का काम करती है। सो नाउ हाउ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी वर्क टुगेदर। सिविल सोसाइटी और मीडिया दोनों एक साथ काम कैसे करती हैं? मीडिया और सिविल सोसाइटी दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। मीडिया सिविल सोसाइटी के कैंपेन्स को हाईलाइट करता है और सिविल सोसाइटी मीडिया को इम्पोर्टेंट इश्यूज पर अवेयरनेस स्प्रेड करने में मदद करता है। अगर कोई सोशल मूवमेंट चल रही है जैसे वुमेन्स राइट्स या एंटी करप्शन कैंपेन, तो मीडिया उसे कवर करता है और सिविल सोसाइटी उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करती है। दोनों मिलकर सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है और सभी डिसीजंस उनके अनुसार लिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड हो और सिटीजन्स की राइट्स प्रोटेक्ट हों। लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेशन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज बनाते हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक होता है जिसमें सभी सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर लीडर्स और उनके आइडियाज़। ये पार्टीज इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं बाय कीपिंग सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मीडिया न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जबकि सिविल सोसाइटी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोसाइटल चेंजेस। इन सभी इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस है डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करना, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि डिसीजन सबके वेलफेयर के लिए लिए जाएं। सो दिस वॉज आवर यूनिट नंबर 3। आई होप आपको सारे की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू so much. Hello everyone, welcome back to my channel. So now we will start with unit number 4 of Political Science Theory and Practice of Democracy. So first, have a look at the syllabus displayed on the screen. So basically, under unit number 4, Contemporary Debated, there is Diversity, Representation, Globalization and Global Issue. तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So guys, before starting, subscribe to my channel. It gives me motivation to create more useful content for you. So now let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस या वैरायटी। ये डिफरेंसेस किसी भी चीज़ में हो सकते हैं जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, जेंडर, कास्ट, रीजन और इवन ओपिनियंस। डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिटी का मतलब होता है सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स का एक साथ रहना और अपने डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए मिलकर काम करना। डाइवर्सिटी को हम अपनी एवरीडे लाइफ में जोड़ करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हो जहाँ हर स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई तमिलियन है और कोई गुजराती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश और कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज। ये डाइवर्सिटी है। अगर सब लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर एक दूसरे को जज करें तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर सब एक दूसरे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें तो हार्मनी बनाई जा सकती है। डाइवर्सिटी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है? डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर एक सोसाइटी डाइवर्स है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा इंक्लूसिव और फेयर बनाना ज़रूरी है। हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी का काम है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। यहाँ आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रिलीजियस डाइवर्सिटी हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और भी कई कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और अनकाउंटेबल रिलीजियस लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। थर्ड, कल्चरल डाइवर्सिटी।
हर स्टेट का अपना एक यूनिक ट्रेडिशन और कल्चर है, जैसे पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी। डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये चैलेंजेस भी लाती है। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को लेस इम्पॉर्टेंट समझने लगता है, जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट। कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रायट्स या कम्युनल वायलेंस। थर्ड, अंडर रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी माइनॉरिटी ग्रुप्स को पॉलिटिकल या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। लेकिन डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल करती है? डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज़ करती है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए जाते हैं, जैसे इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकेंड, रिजर्वेशंस। इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटीज और वुमेन के लिए रिजर्वेशंस हैं, जो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनाए गए हैं। थर्ड, फेडरल सिस्टम। स्टेट्स को अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने लॉज बनाने का राइट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम में हो। टीम में हर प्लेयर अलग बैकग्राउंड से आता है। कोई फास्ट बॉलर है, कोई बैट्समैन है और कोई विकेट कीपर। अगर हर प्लेयर अपना रोल प्ले करे और टीम वर्क करे तो टीम जीतेगी। लेकिन अगर सब ईगो और डिफरेंसेस के बेसिस पर लड़ने लगे तो मैच हार जाएगी। सेम वे, एक डाइवर्स सोसाइटी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हर ग्रुप अपनी यूनिकनेस के साथ दूसरे ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करे। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। डाइवर्स सोसाइटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हर ग्रुप अपने आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड, इनोवेशन। जब अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग मिलकर काम करते हैं तो नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस निकलते हैं। थर्ड, ग्लोबल रिकॉग्निशन। एक डाइवर्स कल्चर एक कंट्री को इंटरनेशनली यूनिक और रिस्पेक्टेड बनाता है। सो बेसिकली डाइवर्सिटी एक चैलेंज भी है और एक स्ट्रेंथ भी। डेमोक्रेसी का काम होता है कि वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करे और इंश्योर करे कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जब हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तभी एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है। सो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी लीडर को अपने बिहाफ पर चूज़ करना, जो आपके आइडियाज़, प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को गवर्नमेंट तक लेकर के जाए। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्शंस होते हैं हम अपने एरिया से एक एमएलए या एमपी को इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टेड लीडर हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट या असेंबली में उठाता है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट रीज़न इज़ इंक्लूसिविटी। रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है कि सोसाइटी के सभी ग्रुप्स की आवाज़ सुनी जाए, चाहे कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी। जब लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिटीजन्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर वो काम नहीं करते तो सिटीजन्स उन्हें अगले इलेक्शंस में हरा सकते हैं। थर्ड, फेयर गवर्नेंस। रिप्रेजेंटेशन एक फेयर सिस्टम बनाता है जिसमें किसी एक ग्रुप को डोमिनेट करने का चांस नहीं मिलता। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे एमपीज, एमएलएज, काउंसलर्स, जो पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सेकेंड, सोशल रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट ग्रुप्स जैसे वुमेन, माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के इश्यूज को हाईलाइट करना। थर्ड, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। पॉलिसीज़ जो पुअर, मिडिल क्लास और रिच के इंटरेस्ट को बैलेंस करे। सो रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट, अंडर रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी वुमेन, दलित्स, ट्राइबल्स और अदर माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की पार्लियामेंट में वुमेन एमपीज़ का परसेंटेज अभी भी बहुत कम है। सेकेंड, टोकेनिज्म। कभी कभी सिर्फ दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उस ग्रुप के रियल इश्यूज एड्रेस नहीं होते। थर्ड, एलीट डोमिनेंस। पॉलिटिशियंस ज़्यादातर रिच और पावरफुल फैमिलीज से आते हैं जो कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स को समझने में फेल हो सकते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे इंडिया से। फर्स्ट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन दिया है। ये इंश्योर करता है कि वुमेन लोकल गवर्नेंस का हिस्सा बने। सेकेंड, कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। SC, ST और OBCs के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो उनका डेवलपमेंट इंश्योर करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 20 गर्ल्स और 30 बॉयज़ हैं। अगर क्लास मॉनिटर सिर्फ बॉयज़ के ओपिनियंस ले और गर्ल्स को इग्नोर करे तो क्या ये फेयर होगा? डेफिनेटली नहीं। अगर गर्ल्स के व्यूज़ को इक्वली कंसिडर किया जाए तो डिसीजन सबके लिए बेटर होंगे। सेम वे डेमोक्रेसी में सब ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है ताकि बैलेंस और जस्टिस हो। लेकिन एक बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर किया जाए? फर्स्ट, रिजर्वेशन। माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स। सेकेंड, अवेयरनेस। सिटीजन्स को अपने राइट्स और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में एजुकेट करना। थर्ड, इंक्लूसिविटी इन पॉलिसी मेकिंग। हर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में डाइवर्स मेंबर्स का होना। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज। ये टॉपिक दुनिया के हर इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया एक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट जगह बन रही है। इसका मतलब है कि अब कंट्रीज़ एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड करती है ट्रेड, कल्चर, टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ के लिए। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के अलग अलग देश आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और ये कनेक्शन हर फील्ड में हो रहा है, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इवन कल्चर। इस प्रोसेस की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। मतलब एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह इजीली अवेलेबल हो रही हैं। मान लीजिए आपके पास जो स्मार्टफोन है वो कहीं US बेस्ड कंपनी का है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुआ है और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो अफ्रीका से आया होगा। ये ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क करता है। ग्लोबलाइजेशन मेनली 3 चीज़ों के थ्रू काम करता है। फर्स्ट, ट्रेड। कंट्रीज एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करती है, जैसे इंडिया अपने स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है और US से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करता है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टूल्स ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेट करते हैं। आज आप किसी भी कंट्री के लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। ये पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। थर्ड, कल्चरल एक्सचेंज। आज के टाइम पर हर कल्चर के एस्पेक्ट्स जैसे फूड, म्यूज़िक, मूवीज़ और फेस्टिवल्स हर जगह पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे इंडिया में लोग बर्गर्स और पिज़्ज़ा पसंद करते हैं और US में योगा और बॉलीवुड फेमस हो रहा है। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जैसे IT सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिला। सेकेंड, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। आपको अपने सिटी में इम्पोर्टेड क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। थर्ड, कल्चरल एक्सचेंज। आज के टाइम में लोगों को अलग अलग कल्चर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। ये दुनिया को ज़्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाता है। फोर्थ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर कंट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च को शेयर कर सकती है, जो प्रोग्रेस को और फास्ट बनाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो ग्लोबल इश्यूज़ को जन्म देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन में।
फर्स्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसे डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन के बड़े इम्पैक्ट्स हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन से बड़े कंपनीज और रिच कंट्रीज ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, जबकि छोटी कंट्रीज और लोकल बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं। थर्ड, कल्चरल लॉस। जब एक कल्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है तो छोटी कल्चर्स और ट्रेडिशंस को खतरा होता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। फोर्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, जैसे अफ्रीका के कंट्रीज के रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लॉयटेशन ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड को दिखाता है। नाउ ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ बड़े ग्लोबल इश्यूज जुड़ गए हैं जो दुनिया को मिलकर सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन की वजह से प्लैनेट के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट एग्रीमेंट करें, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। सेकेंड, हेल्थ क्राइसिस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिजीजेस भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्विकली स्प्रेड हो सकती हैं, जैसे कोविड-19 एक प्राइम एग्जाम्पल है। थर्ड, टेररिज्म। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन और फंडिंग के इजी एक्सेस ने टेररिज्म को भी ग्लोबल बना दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। फोर्थ, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी के ज़्यादा होने की वजह से हैकिंग और डेटा थेफ्ट जैसे रिस्क बढ़ गए हैं। फिफ्थ, रिफ्यूजी क्राइसिस। वॉर्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अपने देश छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जैसे सीरिया के रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप एक क्रिकेट टीम का हिस्सा हो। अगर सब प्लेयर्स अपना अपना काम करें तो टीम अच्छे से परफॉर्म करेगी, पर अगर कोई प्लेयर सेल्फिश हो जाए और टीम के रूल्स ना माने तो टीम हार सकती है। सिमिलरली, ग्लोबलाइजेशन के लिए भी टीम वर्क ज़रूरी है। हर कंट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन और इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो नाउ कंक्लूजन। डेमोक्रेसी की स्टडी में डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन और ग्लोबलाइजेशन एसेंशियल पिलर्स हैं जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स को डिफाइन करते हैं। डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी को एनरिच करती है क्योंकि ये अलग अलग आइडेंटिटीज़, कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को एक साथ लाती है। ये इंक्लूसिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंश्योर करती है, जो पॉलिसीज़ बनाने में मदद करती है, जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है कि सोसाइटी के हर सेक्शन की वॉइस गवर्नेंस में हो। ये इक्वालिटी को अपहोल्ड करता है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाता है, जो डेमोक्रेसी को और मीनिंगफुल बनाता है। ग्लोबलाइजेशन नेशंस को कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर करता है और क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी जैसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन लोकल ट्रेडिशंस और आइडेंटिटीज़ के लिए चैलेंज भी बन सकता है। इसीलिए ग्लोबल इंटीग्रेशन और लोकल डाइवर्सिटी के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इन सब आइडियाज़ से ये समझ आता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नेंस के बारे में नहीं है, ये एक फेयर, इंक्लूसिव और इंटरकनेक्टेड सोसाइटी बनाने के बारे में है। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अपनी डाइवर्स वॉइसेस को वैल्यू करती है, सबको रिप्रेजेंट करती है और ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को अडेप्ट करती है। सो दिस वाज यूनिट नंबर 4। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. I will reply you as soon as possible. Also, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.